अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल लर्नर्स क्लब। से फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। तो दोस्तों, व्हाट इज़ यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी? सो जर्मनी जो कि आपका छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड किया हुआ था, कई सारे स्टेट्स में, कई सारे पार्ट्स में। सो फाइनली किस तरह से जर्मनी एक हुआ और जर्मनी को एक होने में किसका हाथ था, ठीक है, यानी किस तरह से जो हुआ जर्मन अब एक हुआ। तो दोस्तों, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी अब 1848 से लेकर 1914 तक, यानी कि इन 70 सालों में, इन 17 ईयर्स में यूरोप में कोई खास इवेंट नहीं होता जितना कि आपका खास इवेंट था यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। यानी कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इवेंट था आपका यूरोप में। अब बात करते हैं नेशनलिज्म की। सो व्हाट इज नेशनलिज्म? Nationalism is a feeling of belonging and loyalty that causes people to think of themselves as a nation. नेशनलिज्म क्या होती है? यानी कि कौम परस्ती, यानी कि एक ऐसी फीलिंग है कि इस तरह से फीलिंग होती है लोग के अंदर, यानी कि लोगों के अंदर लॉयल्टी पैदा होती है अपने मुल्क के लिए, कि वो अपने मुल्क का हिस्सा है, नेशन है, ठीक है। सो इसको बोलते हैं नेशनलिज्म। ड्यूरिंग द 19th एंड 20th सेंचुरी, 19वीं और 20वीं सदी के दौरान नेशनलिज्म यानी कि जो कौम परस्ती है बस पावरफुल, नेशनलिज्म मतलब पावरफुल फॉर दैट गुड। अब नेशनलिज्म क्या हुई 19वीं और 20वीं सदी में पावरफुल हो गई। तो दोस्तों, नेशनलिज्म की वजह से हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते? तो नेशनलिज्म की वजह से, कौम परस्ती की वजह से हम कई सारे स्टेट से अलग हो सकते हैं और जुड़ भी सकते हैं। जिस तरह से ऑटोमन एम्पायर जो है उसमें से, यानी कि जो ग्रीक, जो यूनान थे, वो अलग हुए थे। और नेशनलिज्म की वजह से ही हम किसी स्टेट से जुड़ सकते हैं, ठीक है। किसी स्टेट से हम लोग क्या करते हैं, जुड़ भी सकते हैं। किस तरह से? जैसे कि आपका इटली है, वो उसमें जो स्टेट, जो दो पार्ट थे, वो जुड़ गए थे किसकी वजह से? नेशनलिज्म की वजह से, ठीक है। यानी कि अब आपको पता चल गया होगा कि नेशनलिज्म कितना इम्पोर्टेंट है और नेशनलिज्म की वजह से हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब देखते हैं कि जर्मनी पहले क्या था। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं नेपोलियन की कहानी, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी को देखने से पहले हम देखते हैं नेपोलियन को। तो अब देखें कि फ्रांस में रिवोल्यूशन आया, फ्रांस में इनकलाब आया। फ्रांस में जब रिवोल्यूशन हुआ तो वहाँ के जो डिक्टेटर थे, यानी कि वहाँ के जो तानाशाह थे, उनको हटा दिया गया, उन्हें फेंक दिया गया। तो उसे कहते हैं फ्रेंच रिवोल्यूशन। तो दोस्तों, यहाँ पे आता है आपका नेपोलियन। तो फ्रेंड्स, फ्रेंच रिवोल्यूशन कहा जाता है कि इतना जो है सक्सेसफुल नहीं हुआ था, क्योंकि जब कोई डिक्टेटर, जब किसी तानाशाह को हटाया जाता है तो उसकी जगह डेमोक्रेसी आनी चाहिए, यानी कि लोगों की सरकार आनी चाहिए, लोगों की बातें माननी चाहिए। बट फ्रेंच रेवोल्यूशन में क्या हुआ कि एक डिक्टेटर, यानी कि एक तानाशाह को हराकर दूसरा तानाशाह आ गया। तो नेपोलियन बोनापार्ट ने बहुत, यानी बहादुर राजा था, इसने यूरोप से बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी और इनको बोलते हैं, इन वॉर्स को बोलते हैं द नेपोलियन वॉर। और नेपोलियन ने तकरीबन आधा हिस्सा यूरोप का जीत लिया था। नेपोलियन ने पर्शिया पर अटैक किया, जर्मनी पर अटैक किया, यानी कि कोई भी ऐसा मुल्क नहीं था जो कि नेपोलियन ने छोड़ा हो। अब फ्रांस जो है वो बढ़ गया। सो नेपोलियन अब आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर होने लगा, इसकी तानाशाह कमज़ोर होने लगी और फाइनली नेपोलियन हार गया। लेकिन हारने से पहले जो फ्रांस था, सॉरी, तो हारने से पहले जो जर्मनी था वो 300 हिस्सों में तकसीम किया हुआ था। जर्मनी वाज डिवाइडेड इनटू हंड्रेड्स ऑफ द इंडिपेंडेंट स्टेट एंड सिटीज, ठीक है। तो नेपोलियन ने 300 से घटाकर 39 हिस्सों में तकसीम कर दिया। नेपोलियन रिकग्नाइज्ड जर्मनी इनटू 39 लार्जर स्टेट, यानी कि नेपोलियन ने 300 से घटाकर 300, यानी कि 39 कर दिए, ठीक है। अब इसने एक
ऑर्गेनाइजेशन ही बनाई थी जिसको बोलते हैं कॉन्फेडरेशन ऑफ द राइन, जिस पे आपके जर्मन के 16 स्टेट आती हैं इन 39 में से। ठीक है, तो नेपोलियन अब हारा हुआ है। अब नेपोलियन की पहली हार हुई थी लिप्जिंग 1813 में, और दूसरी वाटरलू में 1815 में। ठीक है, अब और जो नेपोलियन की तानाशाह अब क्या हुई, ख़त्म हो गई। हालांकि नेपोलियन ने हार नहीं मानी थी, लेकिन जब एक बार नेपोलियन गया था और उसके बाद जब वो दोबारा वापस आया लौट कर, तो सिर्फ उसने 100 दिन ही हुकूमत की फ्रांस पर। क्योंकि दोबारा जब ये आया तो उस वक़्त जो दूसरी फोर्सेस थी जो वो अब ताकतवर हो गई थी, पावरफुल हो गई थी, और इसके साथ साथ आपकी कन्फेडरेशन ऑफ द राइन ख़त्म हो गई जिसको आपने नेपोलियन ने बनाया था। तो दोस्तों, इफेक्ट ऑफ द नेपोलियन वॉर। लेकिन अब जो नेपोलियन की लड़ाइयाँ थी, जो वॉर्स थी यूरोप के साथ, तो उसके क्या असरात हुए। तो दोस्तों देखेंगे, नेपोलियन इतना ज़्यादा ताकतवर था कि जो भी जिस भी मुल्क के साथ लड़ता उसे फतह करता, तो नेपोलियन से ही जो है वो डरते थे। अब जर्मन अब बहुत सारे छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड था। ठीक है, अब ये छोटे छोटे जो मुल्क थे अपनी हिफाजत खुद कर सकते थे, यानी अपने आप को ही प्रोटेक्ट कर सकते? बिल्कुल नहीं कर सकते। इसलिए जब बाहर का कोई दुश्मन आप पर अटैक करता है तो उसमें क्या होना चाहिए, सबसे पहले आप एक होने चाहिए। ठीक है, आपकी फीलिंग्स एक होनी चाहिए, आपकी नेशन एक होनी चाहिए। तो जर्मनी के जो छोटे छोटे स्टेट थे उनमें अब फीलिंग उभरने लगी, उनमें यकजहती का जो है जज्बा है वो उभरने लगा, और उन्होंने कहा कि अब हम जो है एक होंगे। जब तक हम जो छोटे स्टेट है एक नहीं होंगे जो है, तब तक हम पर जो है तब तक हम क्या होंगे, कमज़ोर होंगे, वनरेबल होंगे। ठीक है, क्या होंगे, वनरेबल होंगे, कमज़ोर होंगे, कोई भी हमें जो है वो जीत सकता है। और नेपोलियन ने बहुत जो है लॉस पहुंचाया जर्मनी को, बहुत सारे इलाकों को, उसकी ज़मीन को कैप्चर किया, उसकी ज़मीन को दबोच लिया, और काफ़ी लूट मार की, और काफ़ी सिपाही भी जो थे उनके भी मौतें हुई इस जंग में। ये जंगें खूनी जंगें थी। फॉर एग्जांपल जो बैटल ऑफ लिप्जिंग, यानी कि कहा जाता है ये जो आपकी बैटल ऑफ लिप्जिंग है जो कि 1813 में हुई, कहा जाता है कि पहले जो खूनी लड़ाई थी वो ये थी, वर्ल्ड वार वन से पहले जो खूनी लड़ाई थी वो क्या थी, बैटल ऑफ लिप्जिंग, यानी इसके अंदर लाखों सिपाही मारे गए थे। नेपोलियन जो है वो हार गया था, लेकिन अब जो मुल्क था वो लड़ते थे, तो अब इसको कमज़ोर बना दिया था। जर्मनी के अंदर ये सेंटिमेंट आहिस्ता आहिस्ता शुरू हुआ, नेशनलिज्म, यानी कि नेशनलिज्म को ये शिकस्त मिली क्योंकि जो नेपोलियन ने जो ताकत दी थी, इसने जर्मनी के जो छोटे छोटे हिस्से थे, अब वो आपस में उन्होंने एक, यानी कि उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम एक हों, यानी कि फर्स्ट टाइम लोगों ने सोचा एक होने का, क्या होने का, एक होने का लोगों ने सोचा। तो अब यूरोप में यानी कि बहुत सारे थिंकर्स थे जर्मनी में, जर्मनी में बहुत सारे अब थिंकर थे जिन्होंने जो है वो नेशनलिज्म का साथ दिया, परस्ती का साथ दिया। जैसे जिसमें से आपका एक है जोहान गॉटलिब फिश्ट। ठीक है, द फर्स्ट ओरिजिनल एंड ट्रूली natural boundaries of the states are beyond doubt their internal boundaries. Those who speak the same language are joined to each other by a multitude of the invisible bonds by nature herself long before any human or beings. They understand each other and have the power of the continuing to make themselves understood more and more clearly. They belong together and are by nature one and इनप्रिजिबल होल। तो दोस्तों अब क्या होता है कि अब ये जो जॉन गॉटलिब फिश्ट है, इन्होंने क्या कहा कि अगर कोई मुल्क है वहाँ पर
सेम वहाँ पे जो लोग हैं, जो पीपल हैं, अगर वो सेम लैंग्वेज बोलते हैं तो वो प्रोटेक्ट हैं। यानी कि अगर उनकी सेम लैंग्वेज है तो वो एक दूसरे का जुड़ सकते हैं। और कोई भी मुल्क अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहता है तो उसके पास इंटरनल बाउंड्रीज होनी चाहिए। अगर किसी के पास इंटरनल बाउंड्रीज नहीं है तो वो अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। ठीक है, यानी कि अब इन्होंने सोचा कि हम सब एक हो जाएं। तो इस तरह जो काफ़ी और भी पोइट्स थे, थिंकर थे, जिन्होंने वक्त वक्त पर कहानियाँ लिखना शुरू कर दी, यानी कि उन्होंने कहानियाँ लिखी भी थी। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कांग्रेस ऑफ वियना। ये एक पिक्चर है, आपको नज़र आ रही होगी कांग्रेस ऑफ वियना की, जिसमें आज आपका ऑस्ट्रिया जो है वो राज कर रहा है। कौन कर रहा है? ऑस्ट्रिया। ठीक है, ऑस्ट्रिया जो क्या कर रहा है, आपका राज कर रहा है। यानी किसकी राज चाहिए उसमें? कांग्रेस ऑफ वियना में ऑस्ट्रिया की है। तो दोस्तों क्या था कांग्रेस ऑफ वियना? आखिरकार ये कांग्रेस ऑफ वियना है वो थी क्या? सो द जर्मन कन्फेडरेशन, द जर्मन कन्फेडरेशन, यानी कि जर्मनी के जो छोटे छोटे मुल्क थे, स्टेट थे, जिन्होंने आपस में मिलकर बनाया हुआ था एक कन्फेडरेशन। ठीक है, सो 1815 में एट द कांग्रेस ऑफ वियना इन 1815, 1850 में जो वियना के अंदर मिले थे, ये कांग्रेस ऑफ वियना के अंदर मिले थे, उन्होंने जो कॉन्फेडरेशन ऑफ द राइन जो कि नेपोलियन ने बनाया था, इसको ख़त्म कर दिया था। क्यों कर दिया? क्योंकि नेपोलियन जो है बहुत अब जालिम था, यानी कि उसने बहुत सारी वॉर लड़ी थी। वो क्या था? बहुत क्रूअल था, जालिम था। यानी कि अब ये जो है नेपोलियन के किसी भी निशानी को नहीं रखना चाहते थे, अब उसको बिल्कुल जो वो ख़त्म करना चाहते थे। तो फिर क्या हुआ कि जर्मनी के जो स्टेट ने अब जो है वो क्या जर्मन कॉन्फेडरेशन बनाई थी, जिसको बुंड या बंड कहा जाता है। ठीक है, जर्मन के लैंग्वेज में इसको बंड कहा जाता है। अब इसका मकसद क्या था? ये जो जर्मन कॉन्फेडरेशन था, इसका एम क्या था कि इसका एम क्या था कि जो भी उसके मेंबर थे वो आपस में एक दूसरे की हिफाजत करेंगे। क्या करेंगे? इट एम टू प्रोटेक्ट इट्स मेंबर्स एंड गिव देम अ स्ट्रॉन्गर वॉइस इन यूरोप। ठीक है, तो उनका मकसद क्या था कि एक दूसरे को प्रोटेक्ट करेंगे, एक दूसरे की हिफाजत करेंगे। अब उन्होंने एक जो है पार्लियामेंट बनाई थी, जिस पार्लियामेंट का नाम है डाइट। ठीक है, बहुत ज़्यादा जो है अब जर्मन जो है कॉन्फेडरेशन जो है वो अचीव नहीं कर पाए थे। ठीक है, अब हम बात करते हैं कांग्रेस ऑफ वियना। तो दोस्तों कांग्रेस ऑफ वियना जब इस्टेब्लिश्ड हुई, जब बनी, तो उसमें ऑस्ट्रिया एज अ मेन पावर, एज अ मेन जर्मन स्टेट था। क्या था? मेन जर्मन स्टेट यानी माना गया था। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। देखेंगे इतने सारे छोटे छोटे स्टेट थे, मुल्क थे, इन सब से दो बड़े थे। कौन कौन से? ऑस्ट्रिया और प्रशिया। ठीक है, अब ये तो यानी कि दोनों बड़े स्टेट थे जर्मनी में। अब क्या होता था कि अगर जर्मनी एक होता है तो जर्मनी को कौन संभालेगा? जर्मनी पे राज किसका होगा? ऑस्ट्रिया या तो फिर छोटे छोटे स्टेट, या तो फिर जो बड़े होंगे वो करेंगे। तो बड़े स्टेट कौन थे? ऑस्ट्रिया और प्रशिया। ठीक है, यानी कि इन दोनों में से कोई एक जो है वो क्या करेगा? राज करेगा, अगर जर्मनी एक होता है। लेकिन थे दोनों क्या? इक्वल, यानी कि दोनों क्या थे? बराबर थे। दोनों क्या थे? बहुत ही पावरफुल थे। ठीक है, अब ये भी बहुत ही अहम चीज़ थी, यानी ये भी बहुत अहम सवाल था कि जर्मनी अगर एक होगा तो फिर राज कौन करेगा, हुकूमत कौन करेगा, किसकी हुकूमत होगी? तो जब कांग्रेस ऑफ वियना बनी तो इसके अंदर ये फैसला किया गया, ये डिसाइड किया गया कि सबसे बड़ा जो राज है, जो
हुकूमत है वो ऑस्ट्रिया, यानी कि जो पावर है वो कौन सी है, ऑस्ट्रिया की है। ठीक है, यानी कि इसको जो अब सबसे बड़ी जो ताकत थी वो किसके पास थी, ऑस्ट्रिया के ही पास थी। ठीक है, तो अब हम जर्मन यूनिफिकेशन को देखते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं जर्मन यूनिफिकेशन को। तो दोस्तों फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले 300 जर्मन स्टेट थे, मैंने आपको पहले बता चुका हूँ। इनमें प्रशिया और रशिया सबसे बड़े थे। ठीक है, प्रशिया जो है और रशिया बहुत बड़े थे। इनमें से कौन थे, प्रशिया और रशिया बहुत बड़े थे। बट ये जो छोटे छोटे जो स्टेट थे, इनमें जो है नेशनलिज्म की फीलिंग, यानी कि जो कौम परस्ती का जज्बा उभरा। क्या हुआ, नेशनलिज्म जो फीलिंग है, जो हुब्बुल वतनी का जज्बा है, इनमें अब उभरा। अब हम बात करते हैं बैरियर्स टू जर्मन यूनिफिकेशन, यानी यूनिफिकेशन ऑफ जर्मन के कौन से ऐसे बैरियर्स थे। ठीक है, यानी कि ऐसी क्या रुकावटें थी जर्मन यूनिफिकेशन में। तो सबसे पहले जो रुकावट थी, ऑस्ट्रिया वेस्ट रशिया। अगर जर्मनी एक होता है तो राज कौन करेगा, ऑस्ट्रिया। ये ऑस्ट्रिया या तो प्रशिया, और दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंट थे, यानी दोनों बहुत सारे एक दूसरे से मुख्तलिफ थे। एंड सेकंड है जो आपका क्या होता है वो, हाँ सेकंड आपका आती है इकोनॉमिक डिफरेंस, यानी यहाँ पे फिर इकोनॉमिक डिफरेंस भी आ जाती हैं। ठीक है, यानी पहले पहला तो बेरे क्या होता है कि ऑस्ट्रिया वर्सेस रशिया, यानी कि कौन राज करेगा अगर जर्मनी एक होता है। फिर दूसरी क्या आती है, इकोनॉमिक डिफरेंस बिटवीन वेस्टर्न इंडस्ट्रियल स्टेट्स एंड द एग्रीकल्चरल स्टेट ईस्टर्न स्टेट्स। ठीक है, तो ये यानी कि बैरियर्स भी थी। अब इसके अलावा सबसे बड़ा जो फ़र्क था, सबसे बड़ा जो डिफरेंट था, वो क्या था, रिलीजन का था। किसका था, मजहब का था। अगर किसी मुल्क को कोई, अगर किसी स्टेट को कोई, अगर किसी कंट्री को कोई जोड़ती है तो वो क्या है, वो मजहब है, रिलीजन है। और जो तोड़ती है वो भी अभी क्या है, रिलीजन ही तोड़ती है। ठीक है, और जर्मनी में कौन रहते थे, जर्मनी में आपके रहते थे क्रिश्चियंस। और आपको ये भी पता हो कि क्रिश्चियन सारे एक जैसे नहीं होते हैं। ठीक है, क्रिश्चियन के चर्च यानी अलग अलग, यानी कि बहुत सारे जैसे क्रिश्चियन के जो ईसाइयों के वो भी चर्च होते हैं, और इनके अलग अलग नज़रिए होते हैं, थॉट्स होते हैं, इनकी सोचें होती हैं। तो जर्मनी में दो सबसे बड़े चर्च थे, कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट। ठीक है, यानी कि ये दो बहुत ही बड़े चर्च थे जर्मनी के। और आज भी जो लोग हैं चर्च को मानने वाले, वो कैथोलिक ही को मानते हैं, और दूसरे नंबर पर प्रोटेस्टेंट को ही यानी कि मानते हैं। और तकरीबन 12 मिलियन लोग कैथोलिक को मानते हैं, और 8 मिलियन जो लोग हैं वो प्रोटेस्टेंट को हैं जो है वो मानते हैं। ठीक है, सो अब ये कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट चर्च आखिर हैं क्या। तो दोस्तों कैथोलिक बोलते हैं कि आपको जो है बाइबल, यानी कैथोलिक किसको मानते थे, बाइबल को, सॉरी कैथोलिक जो है वो किसको मानते थे, आपके बाइबल को। ठीक है, अब और पोप को भी मानना पड़ेगा। कैथोलिक क्या कहते थे प्रोटेस्टेंट को, कि आपको बाइबल को भी और पॉप को भी मानना होगा। पॉप जो कि रोम के अंदर रहता है। कैथोलिक चर्च के अंदर सबसे ऊंची, यानी सबसे ऊंचा जो ओहदा है किसका है, पॉप का है। तो कैथोलिक कहते हैं कि जो पॉप हैं वो हमारा खुदा है, यानी कि हमारा खुदा है। आप जो भी, यानी कि पॉप को भी आप लोगों को मानना पड़ेगा। बट प्रोटेस्टेंट ऐसा नहीं मानते थे। ये जो प्रोटेस्टेंट रिवोल्यूशन हुआ, और ये बहुत ही खूनी रिवोल्यूशन हुआ, क्योंकि चर्च की हिस्ट्री में हमेशा क्या हुआ, क्योंकि यानी कि चर्च की
तारीख में, चर्च की हिस्ट्री में हमेशा खूनी रही, यानी कि जो भी चर्च के खिलाफ आवाज़ उठाता था उसको मार दिया जाता था। तो एक शख्स जिसका नाम मार्टिन लूथर, उन्होंने प्रोटेस्टेंट चर्च की आवाज़ उठाई। तो उन्होंने ही यानी कि कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट चर्च की यानी कि को बनाया, जो सिस्टम था इसने जो है वो बनाया था। किसने? मार्टिन लूथर ने। तो बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल चर्च था, यानी कि इन्होंने ये चर्च का सिस्टम शुरू कर दिया। तो बहुत ज़्यादा आपका ट्रेडिशनल चर्च था और इसमें चेंजिंग की ज़रूरत थी। किस में चेंजिंग की ज़रूरत थी? कैथोलिक में। कैथोलिक आपका बहुत ही ट्रेडिशनल चर्च था और इसमें चेंजिंग की ज़रूरत थी। किसकी नीड थी? तब्दीलियाँ की ज़रूरत थी। तो बहुत सारे लोग मानते थे कि जो कुछ बाइबल में लिखा है, अब प्रोटेस्टेंट है वो क्या मानते हैं कि जो कुछ बाइबल में लिखा है वो सच है, लेकिन हम पॉप को नहीं मानेंगे। ठीक है, वो कहते हैं कि हम जो है पॉप को क्यों माने, हम पॉप को जो अपना खुदा क्यों माने, यानी कि पॉप जो है वो खुदा की जगह वो नहीं ले सकता। तो ये मानते थे आपके प्रोटेस्टेंट चर्च वाले। तो दोस्तों इसके अलावा और भी काफ़ी चर्च हैं दुनिया में। ठीक है, तो जर्मनी में ये दो बड़े चर्च थे, कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट। तो दोस्तों एक बात याद रखना कि जब प्रोटेस्टेंट चर्च ने आवाज़ उठाई कैथोलिक चर्च के अगेंस्ट, तो इसको बोलते हैं रिफॉर्मेशन। इस सिस्टम को, इस प्रोसेस को बोलते हैं रिफॉर्मेशन। इट्स मीन ये जो कैथोलिक हैं इसमें यानी कि चेंजेस की ज़रूरत थी, यानी कि इसका मतलब क्या है कि चेंजेस यानी कि कैथोलिक को चेंजेस की ज़रूरत थी। और ये बहुत ही खूनी लड़ाइयाँ हुई। दर हकीकत 1618 से लेकर 1648 में इसको कहा जाता है 30 ईयर वार, जो कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया में। उसमें क्या था कि वॉर किसके दरमियान थी? कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट के दरमियान क्या थी? वॉर थी। तो इस वॉर को कहा जाता है 30 ईयर वॉर कहा जाता है। ठीक है, और ये इनके अब क्या होता है, अब देखिए, अब यहाँ पे मैप, थोड़ा मैप पे हम नज़र डाल लेते हैं। पर्शियन टेरिटरी, अब ये देख रहे हैं ये क्या है, ये सारी पर्शियन टेरिटरी है। और ये जो है आपका, ये सारा क्या है आपका जर्मन स्टेट। ठीक है, अब हम बात करते हैं नॉर्दर्न वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ। तो जैसा मैंने बताया कि कैथोलिक ये कहते हैं कि बाइबल अकेला काफ़ी नहीं, हमें बहुत सारे यानी कि हमें बहुत सारे ऐसे बिलीव हैं, यानी कि बहुत सारे ऐसे जो प्रैक्टिस हैं उनको फॉलो करना पड़ेगा। बट जो प्रोटेस्टेंट चर्च है वो सिर्फ बाइबल को ही मानते थे, पॉप को यानी कि अथॉरिटी वो नहीं मानते थे। अब क्या होता है कि नॉर्दर्न वेस्ट साउथ, अब जो नॉर्दर्न स्टेट जो हैं वो क्या होता है कि यानी टेंडेड टू बी प्रोटेस्टेंट। नॉर्दर्न स्टेट में यानी कि अब इस नॉर्दर्न स्टेट में क्या मसले थे कि ये जो नॉर्दर्न स्टेट थे वो प्रोटेस्टेंट थे। नॉर्दर्न स्टेट में कौन थे? प्रोटेस्टेंट थे और इनको सपोर्ट करते थे प्रशिया। साउथर्न स्टेट में कौन थे? कैथोलिक, और इनको सपोर्ट करते थे आपका ऑस्ट्रिया। ठीक है, पर्शिया अकेंडेंस। तो दोस्तों, तो सेकंड में आपका आता है पर्शिया अकेंडेंस। अब जो प्रशिया था यहाँ पर मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइज और मिलिट्री स्टेट बनना शुरू हो गए। तो दोस्तों इस स्टोरी में सिर्फ दो के दरमियान ही चल रही थी। अभी सिर्फ जो स्टोरी है ये सिर्फ दो के दरमियान चल रही है, पर्शिया और ऑस्ट्रिया एंड अदर स्मॉल स्टेट्स, और दूसरे जो है स्मॉल स्टेट्स उनके दरमियान बात चल रही है। सो फ्रेंड्स, जो पर्शिया था वो एडवांस था। ठीक है, जो आपका पर्शिया था वो एडवांस लेवल का था, उसको यानी एडवांस लेवल का मानना जाता था, यानी कि उसको लिबरल माना जाता था। तो दोस्तों जो साउथ था उसको कंजर्वेटिव कहा जाता था और नॉर्थ यानी कि पर्शिया वाले जो है वो लिबरल थे। तो पर्शिया 19th सेंचुरी में अपने आप को जो है वो स्ट्रॉन्ग करता गया। अब बात आते हैं अपोजिंग आइडियाज़। देखिए अब क्या जो है आपके अपोजिंग आइडियाज़ थे। अगर
जर्मनी को एक होना था तो दो तरीके से जर्मनी एक हो सकता है, या तो फिर ऑस्ट्रिया में इसको रखो, यानी कि, या तो फिर इसको बोलते हैं ग्रॉस। अब ये ग्रॉस ड्यूचलैंड, ग्रॉस ड्यूचलैंड द ग्रेटर जर्मन, इसका ग्रॉस का मीन है ग्रेटर यानी बड़ा हिस्सा। तो ये जो, अब ये जो मैंने बोला कि ग्रॉस ड्यूशेल्ड, ग्रॉस मीन बड़ा जर्मन, यानी कि जब पर्शिया अपने साथ दूसरे इलाके लेगा तो उसमें ऑस्ट्रिया को भी लेगा, यानी कि वो ऑस्ट्रिया को भी अपने साथ मिलाएगा और उसको भी एक करेगा। और ये जो आपका आता है कैलिन ड्यूशलैंड, अगर प्रोनाउंसिएशन में कोई मिस्टेक हो तो सॉरी, तो यहाँ पे जो है इसको बोलते हैं द लिटिल जर्मन। तो इसमें क्या होगा, क्या जर्मनी इंक्लूडिंग द ऑस्ट्रियन एम्पायर। अब जो ऑस्ट्रियन है वो किसको, जर्मनी जो किसको इंक्लूड करेगा, ऑस्ट्रियन एम्पायर को क्या करेगा, वो इंक्लूड करेगा। अब आते हैं ज़ोल्वरीन। ठीक है, व्हाट इज ज़ोल्वरीन? जर्मनी को एक करने के लिए सबसे पहला जो अटेम्प्ट हुआ वो है वो पॉलिटिकल लेवल पे नहीं हुआ, बल्कि इकोनॉमिक लेवल पे जो है वो अटेम्प्ट हुआ जर्मन को एक करने में। ठीक है, सो ज़ोल्वरीन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ज़ोल्वरीन यानी जर्मनी ज़बान में, लैंग्वेज में बोलते हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ये जर्मन लैंग्वेज का वर्ड है ज़ोल्वरीन, जिसको बोलते हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। अब जो प्रशिया था और छोटे छोटे जो मुल्क थे और ऑस्ट्रिया था, और इनमें अगर इनमें कुछ एक होने का जज्बा उभरा तो इन यानी दोनों के दरमियान जो एक होने का जज्बा उभरा, तो वो किसकी वजह से उभरा, ज़ोल्वरीन ट्रेड की वजह से जो वो जज्बा उभरा, यानी कि एक होने का जो जज्बा था वो किसकी वजह से उभरा, ट्रेड की वजह से, इकोनॉमी की वजह से, जो वो अब एक होने का सोच रहे थे। जब ट्रेड एक जगह से दूसरी जगह होना स्टार्ट होती है, जब व्यापार एक जगह से दूसरी जगह से होना शुरू होता है, दूसरे स्टेट के साथ होना शुरू होता है, तो तभी जो है इनके ताल्लुकात अच्छे होते हैं, तब ट्रेड बढ़ता है। तो इनको कहा जाता है आपका ज़ोल्वरीन। तो ज़ोल्वरीन में हुआ क्या, ठीक है, ज़ोल्वरीन में आखिर हुआ क्या? Most exciting trade was conducted with the and between 39 states, but it was hampered by the tariff barriers. अब यहाँ पे क्या होता है, ज़ोल्वरीन यानी कि जर्मनी जो 300 में से अब 39 स्टेट में बट गया था। ये 39 स्टेट क्या चाहते थे कि ट्रेड करना चाहते थे, यानी कि ये जो स्टेट थे ये ट्रेड करना चाहते थे, रिचेस्ट पर्सन है वो बनना चाहते थे, अमीर बनना चाहते थे। ठीक है, क्योंकि इंडस्ट्रियल जो रेवोल्यूशन था वो बढ़ रहा था, यानी कि यूरोप के हर मुल्क के अंदर जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था और वो परेशान थे। अब लेकिन जब ये यानी कि ट्रेड कर रहे थे, ये सिर्फ परेशान थे किसकी वजह से, ट्रैफिक बैरियर्स की वजह से, टैक्स की वजह से, टैक्सेस की वजह से ये जो है वो परेशान थे। 39 जो स्टेट थे वो ट्रैफिक बैरियर्स की वजह से बहुत ही परेशान थे। ठीक है, और दूसरे मुल्क यानी दूसरे मुल्क के साथ ट्रेड करते थे, टैक्स यानी टैक्सेस की बहुत बैरियर की वजह से वो ट्रेड नहीं कर पाते थे। इन टैक्सेस की वजह से जो दूसरे मुल्कों के साथ ये अपना जो कारोबार है, जो तिजारत है, जो ट्रेड है, वो नहीं कर पाते थे। और अब ये सारे के सारे जो टैक्स हटा दिए गए। अब in 1818 Persia scrapped its tariffs within its own territories and the lowered import rates. अब प्रशिया ने 1818 में ये जो टैरिफ्स थे, ये जो टैक्स थे, इसको इसने क्या कर दिया, हटा दिया, और मार्केट सबके लिए क्या हुई, फ्रीली अवेलेबल हो गई, जिससे यानी सारा जो सामान है वो आम तरफ यानी होना स्टार्ट हुआ। बिजनेस जो है अब
इंक्रीज हो रहा था और मिडिल क्लास अब प्रॉफिट चाहते थे, अब वो रिचेस्ट बन रहे थे। तो पर्शिया ने ये सारा जो टैक्सेस है उन्होंने हटा दिया 1818 में। ये जितना जो टैक्सेस था जो पर्शिया ने वो हटा दिया और इससे ट्रेड काफ़ी इंक्रीज हुआ और इसको बोलते हैं ज़ॉल्वरिंग। इसको क्या बोलते हैं? ज़ॉल्वरिंग। अब हम बात करते हैं द वंडर अबव द सी ऑफ फॉग 1818 बाय कास्पर डेविड। ठीक है, तो ये कौन था? तो दोस्तों अब ये पेंटिंग है जिसको बनाया था कैस्पर डेविड फ्रेडरिच। फ्रेडरिच, सॉरी प्रोनाउंसिएशन का थोड़ी मिस्टेक है। ठीक है, तो इस पेंटिंग को बनाया था आपके कैस्पर डेविड फ्रेडरिच ने 1818 में। ये कहता है कि आप जानो कि आप कौन हैं। नेपोलियन ने जैसा कि पिछले सालों में हमारे साथ बहुत कुछ बुरा किया, हमारे साथ यानी बहुत कुछ ने बुरा किया, इसलिए हम यानी वो सब भूल गए हैं कि अब हम सब एक एक नहीं और हमेशा जो है अब हमें एक रहना चाहिए और हम एक रहेंगे। और इस तरह से यानी इस तरह की जो एक पेंटिंग यानी उस टाइम बननी शुरू हो गई। ये पेंटिंग आप देख रहे हैं, ये उस टाइम की जो वो पेंटिंग है वो बनना शुरू हो गई। ठीक है, सो यानी कि जर्मन में अब रोमांटिसिज्म बढ़ रहा था। क्या होता कि जर्मन में रोमांटिसिज्म बढ़ना शुरू हो गया और फ्रांस के खिलाफ जो नफ़रत थी जर्मनी के लोगों में वो इंक्रीज होती गई, बढ़ती गई और ये नफ़रत आपस में जर्मनी के लोगों को यूनाइट करने में मदद करने लगी। और इसी दौरान और भी बहुत सारी चीज़ें हुई, जैसे यानी कि रोमांटिसिज्म की वजह से लोगों में जो नेशनलिज्म का जो जज्बा था वो बढ़ा। उसको उस जज्बे को बोलते हैं वॉक। उस जज्बे क्या बोलते हैं? वॉक होते हैं। और इसी तरह एक और बहुत अहम ये भी थे और ये यानी कि ये शख्स थे, एक बहुत अहम शख्स थे, राइटर थे जिनका नाम है ग्रिमन। यानी ये जो भाई थे, कौन? ग्रिमन। जो देख रहे हैं आप, ये दोनों भाई थे ग्रिम। ठीक है, तो इन दोनों भाइयों ने भी बहुत कहानियाँ लिखी और इन कहानियों में जर्मनी के लोगों को कहा कि हम कोई छोटे लोग नहीं हैं, हम जो है वो बहुत पुराने लोग हैं, बहुत बड़े हैं, हमारे पास एकता बहुत होनी चाहिए। और ऐसी ऐसी कहानियाँ लिखी इन दोनों भाइयों ने कि जर्मनी के लोगों को जर्मन होने का फ़ख्र महसूस हुआ, जज्बा पैदा हुआ। जर्मनी का एक और राइटर है, इन्होंने जो है यानी नेशनल जो है एंथम में जो तराना था कौमी, वो लिख डाला जिसको बोलते हैं डिशलैंड ओवर एल्स। यानी ये जो है वो तराना था, ये जो नेशनल एंथम था, इसको किसने लिखा था? इसको लिखा था 1841 में पोइट हुफमैन वोल फेलर्सबर्न। ठीक है, इसने इसको लिखा था, द जर्मन अबोव जर्मनी अबोव एवरीथिंग। ठीक है, अब बात करते हैं रेवोल्यूशंस ऑफ 1848। तो दोस्तों अब ये रेवोल्यूशन ऑफ 1848 में क्या हुआ, नेशनलिज्म का क्या फ़र्क हुआ कि इसने क्या, इसने जो है मदद की, इसने क्या किया कि मदद की। तो 1848 में पहला अटेम्प्ट हुआ। क्या हुआ? 1848 में पहला अटेम्प्ट हुआ जर्मनी को एक करने का। इसको बोलते हैं फ्रेंच यानी फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। नेशनलिज्म रिच एक्सटेंडेंसी जर्मन रेवोल्यूशन रिजल्ट। ठीक है, तो दोस्तों तो यहाँ पे क्या होता है कि जो यानी कि यहाँ पे पहला अटेम्प्ट हुआ जर्मनी को एक करने का और इसको क्या बोलते हैं? फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। फ्रैंकफर्ट जर्मनी में एक अहम सिटी है, शहर है। ठीक है,
फ्रैंकफर्ट में यानी में पार्लियामेंट हुई और ये पहली पॉलिटिकल लेवल पर यानी अटेम्प्ट हुआ जर्मनी को एक करने में। क्या था ये? पॉलिटिकल यानी कि अटेम्प्ट था यहाँ पे जर्मनी को एक करने में। दोस्तों हमने देखा कि जब ज़ोल्वरिन हुआ तो इकोनॉमिक लेवल पर ये जर्मनी को एक करने की कोशिश की जा रही थी, बट पहली बार पॉलिटिकल लेवल पर ये जर्मनी को एक करने की कोशिश की गई। तो जर्मनी के जितने भी छोटे स्टेट थे वो 39 जो मुल्क थे उन्होंने जो है ज्वाइन किया इस फ्रंक पार्लियामेंट को। तो इसलिए ये जो पार्लियामेंट को पैन जो है जर्मन पार्लियामेंट कहा जाता है, क्योंकि सारे जो स्टेट हैं क्या जाता है पैन जर्मन पार्लियामेंट। क्यों? क्योंकि जो सारे मुल्क थे स्टेट्स इसमें थे और पहली बार इसमें बात चलाई गई क्या कि हम एक हो सकते हैं और सब ने कहा कि अब जर्मनी को एक कर देना चाहिए। ठीक है, बट ये इतना आसान तो नहीं था। तो दोस्तों पहले हम देखते हैं 1848 में फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में कहा गया कि वहाँ पे ये कहा गया कि 39 स्टेट जो तकसीम किए गए हैं, तो हमारा यहाँ पे क्या हुआ कि भाई एक स्टेट यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि बनाना चाहिए। उस जो फ्रैंकफर्ट जो पार्लियामेंट में क्या मुआहदा किया गया कि भाई जो है अब कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहिए, एक आइन होना चाहिए। मींस कि हम जो है लिबरलिज्म को फॉलो करेंगे। अब जो लिबरलिज्म थे उन्होंने कहा कि अगर हम सब एक होना चाहें यानी हमारी सल्तनत जो स्टेट है ऐसे कानून बनाने यानी हमारे स्टेट को ऐसे कानून बनाने पड़ेंगे जिसमें मुल्क को चलाया जा सके, यानी कि एक तहरीरी ये एक जो आइन लिखा जाए जिससे एक मुल्क को अच्छी तरीके से बेहतर तरीके से चलाया जाए। यानी कि अब हमें कॉन्स्टिट्यूशन लिखना पड़ेगा। और जो दूसरा क्या था कि अब दूसरे जो पावर जो थी वो किसके पास होगी? पार्लियामेंट के पास होगी। सो अल्टीमेटली उन्होंने फैसला किया जो बादशाहत होगी वो इस तरह से होगी कि पहले तो यानी कि एक बात जो किंग बादशाहत होगी वो किंग के पास होगी, यानी ताकत जो है पहले किसके पास होगी? अथॉरिटी किसके पास होगी? किंग के पास होगी। वो भी कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक वो जो है वो राज को चलाएगा। ठीक है, अब जो क्रॉन है, ठीक है, ये ताज यानी उसके यानी ताज, ये जो ताज है किसको पहनाया जाएगा? एक राजा को पहनाया जाएगा जो भी यानी जर्मनी का राजा होगा। तो इसके अलावा यहाँ पे 2 हाउसेस बनाए जाएंगे और दूसरा मुद्दा क्या हुआ कि 2 हाउसेस बनाए जाएंगे। ये दोनों आपके हाउसेस हैं। स्टेनियस इसको बोलते हैं द हाउस ऑफ द स्टेट और वॉल्शियस इसको बोलते हैं द हाउस ऑफ द पीपल, यानी कि ये 2 हाउसेस भी बनाए गए थे। ठीक है, एंड याद रखना कि ऑस्ट्रिया इसके खिलाफ था। जो ऑस्ट्रिया था वो अब इसके खिलाफ था। ठीक है, तो दोस्तों क्यों खिलाफ था यानी ऑस्ट्रिया इसके क्यों अपोज था? तो ऑस्ट्रिया में सोचा था कि यानी कि ऑस्ट्रिया की जो सोच थी वो लिबरल नहीं थी। ठीक है, ऑस्ट्रिया की जो सोच थी वो लिबरल नहीं थी। तो दोस्तों यहाँ पे अब इन्होंने मुआहिदा किया सब ने मिलकर पार्लियामेंट ने कि जर्मन जो प्रशिया का जो किंग है वही जो है वह जर्मन का किंग बनेगा, यानी कि यूनाइटेड जर्मन जो एम्पायर है वो अब कौन बनेगा? फ्रेडरिक विलियम 4 बनेगा। ठीक है, तो दोस्तों इस बंदे ने क्या किया कि यानी कि जर्मन की सल्तनत को संभालने के लिए यानी इसको राजा बना रहे, तो इसने जो है इनकार कर दिया। क्यों इनकार कर दिया? क्योंकि इसने कहा कि अगर अब मैं बादशाह बनता हूँ तो उसमें लिमिटेशंस होगी, हुदूद होंगी। क्योंकि
यहाँ पे अब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जाएगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन जब लिखा जाता है तो उसमें पावर किसके पास होती है? पार्लियामेंट के पास जो है पावर होती है, क्योंकि अब मेरे पास इख्तियारात नहीं होंगे। तो इसलिए इस बंदे ने जो है वो जो है इनकार कर दिया था राजा बनने से। ठीक है। प्रपोज जर्मन यूनिफिकेशन। तो अब यहाँ पे क्या होता है? तो दोस्तों यहाँ पे मैंने अभी अभी आपको बताया कि ये जो बादशाह था जिसका नाम है फ्रेडरिक विलियम फोर्थ, इसने क्या किया था भाई? इसने डिक्लाइन कर दिया था राजा बनने से। क्यों? क्योंकि इसने कहा था कि अब जो है कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा तो पावर किसके पास होगी? पार्लियामेंट के पास जो है पावर चली जाएगी, यानी उसके पास इख्तियारात होंगे, तो मेरे पास वो इख्तियारात नहीं होंगे। तो इसने जो है क्या कर दिया? राजा बनने से इनकार कर दिया। ठीक है। तो दोस्तों अब यहाँ पे जो क्या होता है कि आपकी जो है ये जो पार्लियामेंट थी, फ्रग फंड जो पार्लियामेंट थी, ये अब ख़त्म हो गई थी, यानी कि फ़ेल हो गई थी। अब ये क्यों फ़ेल हो गई थी? आगे क्या मसला था? किस तरह से जो है जो जर्मन है वो एक हुआ, वो हम जानेंगे अगली वीडियो में। ये था हमारा पार्ट नंबर 1। तो अगली वीडियो में हम लोग जानेंगे, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को, और हमारे यानी कि बेल के आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारे आने वाली वीडियो आप तक हमेशा हर रोज़ पहुंचती रहे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।